लर्नर्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ अपने चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन में। और ये जो टॉपिक है ये बीएड, टेट, सीटेट, नेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जिसको हम लोग समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग बहुत जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। एवरीबडी इज़ वेरी क्यूरियस बाय नेचर. He or she wants to find out solutions of many problems which sometimes are puzzling to everybody. हमको हमेशा कई बार बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस समस्या को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे इसका समाधान ढूंढते हैं, ये हर एक का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। Nevertheless, one must be helped to satisfy the curiosity whenever possible by solving various problems. तो हमारे अंदर जितनी भी जिज्ञासा है वो हम जब समस्या का समाधान करेंगे तभी वो जिज्ञासा को हम शांत कर पाएंगे। तो एज अ टीचर, अगर हम टीचर हैं तो हमें बच्चों की जिज्ञासा पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द क्यूरियोसिटी, द इंक्विजिटिव नेचर ऑफ द चाइल्ड। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। और कार्सी इसके बारे में कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू टास्क मेकिंग डिसीजंस, यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हम किसी एक्टिविटी में संलग्न होते हैं तो हम अपने कोई निर्णय लेते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, हम कोई क्रियाएं करते हैं, उससे हमें अनुभव होता है और उन क्रियाओं और अनुभवों के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, हम एक रिजल्ट की ओर पहुंचते हैं। वहीं स्किनर भी कहते हैं कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। हियर वी गिव प्लेस टू क्रिएटिव थिंकिंग, वी गिव प्लेस टू रीजनिंग, द चाइल्ड, द लर्नर हैज द अपॉर्चुनिटी टू थिंक। यहाँ पे थॉट प्रोसेस को, सोचने की क्षमता को, तर्क वितर्क को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें तो यह विद्यार्थी के मस्तिष्क में उत्पन्न वह समस्या है जिसको वह अपनी सृजनात्मक सोच की सहायता से हल करता है। और इसमें मेनली 3 तत्व होते हैं या चरण होते हैं। पहले जिसमें कुछ कठिनाई होती है या परिस्थिति होती है जो उत्पन्न होती है या पैदा की जाती है या प्रस्तुत की जाती है, फिर उस समस्या के पक्षों को स्पष्ट किया जाता है और उन समस्याओं का फिर समाधान किया जाता है। तो वी कैन से दैट दिस होल प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स 3 steps. The first step is to identify and choose a problem. Then we have to clarify the problem, define the problem, delimit the problem, and then stimulate oneself or stimulate the students or learner to make an attempt to find the answer. So this is what problem solving is in short. Actually जो ये हमारी समस्या समाधान विधि है इसका विकास प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ। This developed due to the result of pragmatism. तो pragmatism यानी कि practicality, यानी कि इसका प्रयोग कितना है। और इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर समस्याएं जैसे कि हम गणित में कह सकते हैं या फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में कह सकते हैं, या भाषा संबंधी, लैंग्वेज संबंधी जितने विषय होते हैं उनमें काफ़ी यूज़ होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो आइए अब लर्नर्स ये जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? अगर हम समस्या क्या है, अगर हम समस्या की बात करें तो समस्या आखिर होती क्या है? समस्या वो होती है जो एक व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, वो उसके सामने आ जाती है। इट पोजेस इटसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, इट कम्स इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन फेसेस इट। और फिर जब वो प्रॉब्लम आती है तो हर कोई चाहता है कि वो उस समस्या को सुलटाए, उस समस्या से निपटे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकती है?
टास्क विद नो अवेलेबल प्रोसीजर और सोल्यूशन, यानी कि एक ऐसा कार्य है जिसमें कोई भी यू डोंट हैव अ रेडिली अवेलेबल प्रोसीजर, जिसमें कोई तरीका, कोई चरण, कोई प्रक्रिया आपके समक्ष नहीं है समाधान ढूंढने में, तो आपको स्वयं क्रियाएं करनी है ताकि आप समाधान ढूंढ पाए। आप ये कह सकते हैं कि ये कोई नया टास्क है, नया कार्य है, नई समस्या है, या दूसरी तरह से प्रस्तुत कोई समस्या है। और तीसरा अगर हम पॉइंट इसमें कहें कि समस्या क्या है, कि समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन कई बार व्यक्ति मोटिवेटेड होता है उस समस्या का समाधान खोजने के लिए। तो कई बार समस्याओं को अलग अलग तरीके से भी हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जो समस्या मेरे लिए एक स्वरूप में है वो दूसरे के लिए दूसरे स्वरूप में हो सकती है। तो समस्याओं का स्वरूप अलग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका समाधान ढूंढते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के एम्स क्या है। व्हाट आर द एम्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स? इसके लक्ष्य क्या है? बेसिकली इसके लक्ष्य हैं कि जो भी अगर समस्या का हम सामना करते हैं उसके लिए हम हमेशा उत्साहित रहें, प्रोत्साहित रहें, पुनर्बलित रहें, और हमको हमेशा उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। समस्या से भागना नहीं है। इसीलिए इस विधि का हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इस विधि से बच्चों के समक्ष समस्याएं रखते हैं, परिस्थितियां रखते हैं, तो छात्रों के अंदर एक विलिंगनेस, एक तत्परता डेवलप होती है, विकसित होती है कि हम समस्या को सॉल्व करें, क्योंकि उनको पता है कि बिना समस्या को सॉल्व किए हम अगले चरण की ओर नहीं जा सकते, हम अगले स्टेज की ओर प्रोसीड नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जितनी समस्याएं आती हैं, व्यक्ति के अंदर उतनी धैर्य बढ़ता है, उतना हार्ड वर्क करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो इट इम्प्रूव्स पेशेंस, क्योंकि कई बार समस्या का समाधान नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन ना हो, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छी विधि है। हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करती है, आपको ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही ईमानदारी से कार्य करने को बहुत ही ज्यादा आपका मनोबल बढ़ाती है। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि हम जब समस्या को सुलटाते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं, तो इससे आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। हम हर कार्य को बहुत तरीके से, तर्कबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से करना सीख जाते हैं, और हम हमेशा इसी उसमें उत्साह में रहते हैं। यही हमारा प्रयास रहता है कि हम उपयुक्त समाधान की ओर बढ़ें। वी फाइंड अ वे for a suitable solution. We find and choose a proper way, an appropriate way for a suitable solution. और फिर जब हम इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, उस समस्या को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं, कौन सी व्यू रचना लगाएं, कौन सी रणनीति से हम समाधान पे पहुंच सकते हैं, इसका चयन भी हमें सिखाता है ये विधि। और फिर जो भी हमने समस्या का समाधान ढूंढा है, जो भी सोल्यूशन हमने ढूंढा है, वो सोल्यूशन का हमारे डेली लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर में कितना यूज है, प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन कितना है, हाउ वी विल बी एबल टू यूज दैट सोल्यूशन, ये भी बहुत मायने रखता है। अब हम जानते हैं लर्नर्स कि क्या स्टेप्स होते हैं जब हम समस्या समाधान करते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं। अगर सबसे पहला स्टेप हम देखें तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम समस्या को पहचानें कि हमारे समक्ष ये समस्या, ये कोई चीज आई है, वो है क्या, वो कौन सी समस्या है, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम। वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट प्रॉब्लम, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सेलेक्ट दैट प्रॉब्लम। Why do we select? Whether we want to solve it or not. हमें उसका समाधान ढूंढना है, तो इसलिए उसका चयन करना बहुत जरूरी है। इस चरण में अध्यापक सक्रिय रहता है, क्योंकि उसी को यह चयन करना होता है कि गणित विषय या अन्य किसी विषय में किन किन प्रकरणों पर इस विधि द्वारा पढ़ाया जा सकता है। तो ये टीचर पे बहुत डिपेंड करता है कि टीचर कैसे उस प्रॉब्लम को बच्चे के सामने रखती है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है समस्या की, इट शुड बी वेरी क्लियर टू द प्यूपिल्स, बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। और जो विद्यार्थी है, जो अधिगम करता है, जो प्यूपिल है, उसको
ये चीज़ लगना चाहिए कि समस्या का समाधान बहुत आवश्यक है. He or she should feel the necessity of finding out the solution of the problem which is selected. So selection of the problem should be done by the teacher as well as the children as well as the students also. तो दोनों का ही इसमें रोल होता है. सेकंड आपका है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम. यहाँ पर हम जो समस्या है उसका परिभाषीकरण करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं. जो टीचर है वो समझाती है कि ये जो समस्या है वो है क्या. द टीचर शुड प्रेजेंट द प्रॉब्लम विद क्लैरिटी बिफोर द स्टूडेंट्स. द टीचर शुड put the problem in a very clear manner that how this problem is a problem, how it can be solved, and what are the different ways it can be solved, how we can approach in solving that problem. So the teacher here plays an important role. उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा ऑफ फैक्ट्स. यहाँ पे हम समस्या संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं. इसमें जो भी समस्या होती है उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डेटा है, जो भी तथ्य है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उन सबको हम इकट्ठा करते हैं और उनको क्रमबद्ध तरीके से हम लगाते हैं, व्यवस्थित करते हैं. इससे हमें समस्या समाधान करने में सहायता मिलेगी. सो वी हैव टू अरेंज ऑल द रेलेवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन. और जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड बी मोटिवेटेड, they should be stimulated to collect more and more data and information and arrange them in a scientific and systematic manner. यहाँ पर जो टीचर है, the teacher can suggest. यहाँ पे टीचर जो है एक गाइड के रूप में काम करता है, एक निर्देशक के रूप में काम करता है, एक पथ दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में कार्य करता है. And he or she, that means the teacher can suggest many points regarding collection of the data or information to the students. He can ask them to reference books, reference material, any other literature other than the textbook. तो टीचर कह सकता है कि आप दूसरी किताबें देख सकते हैं, आप अन्य स्रोतों को देख सकते हैं, जैसे इंटरनेट वगैरह हो गया. तो यहाँ पर टीचर जो है वो सजेशंस देते हैं, वो सुझाव देते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा टीचर का रोल कम हो जाता है और स्टूडेंट्स का रोल बढ़ जाता है. तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होती है ये बहुत ही अच्छी विधि है बच्चों को कार्य करने के लिए. उनके जो मस्तिष्क को उद्वेलित करती है. इट स्टिमुलेट्स द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारा वो इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. जो भी हमने फैक्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा, जो भी तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं उन सबको हम अब जांच करेंगे, उन तथ्यों की जांच करेंगे और संभावित हलों का, संभावित सॉल्यूशंस का, संभावित समाधान का निर्णय लेंगे. जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसके बारे में हम सोचेंगे. इसमें समस्या से संबंधित तथ्यों की जांच करके ये पता लगाया जाता है कि कौन से तथ्य समस्या के अनुरूप है, कौन से तथ्य से समस्या का समाधान हो सकता है और कौन से तथ्य बेकार हैं, कौन से तथ्यों को हम अस्वीकृत कर सकते हैं, कौन से तथ्यों को हम छोड़ सकते हैं. और जो तथ्य सही हैं हमारे लिए, जो समाधान की ओर ले जा रहे हैं, उनकी हम जांच करते हैं और समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं. यहाँ पर अध्यापक भी समस्या हल करने में मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं. यहाँ पर अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही मिलकर हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनका प्रयास रहता है. तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एनालिसिस हो जाती है, यहाँ पे हम मूल्यांकन करते हैं, जांच करते हैं तथ्यों का, और जो कलेक्टेड डेटा है, इंफॉर्मेशन है, द इमेजिनरी सोल्यूशन, द हाइपोथेसिस और द टेंटेटिव सॉल्यूशंस आर फ्रेम्ड. वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में भी employed here. They may be taken as help, but sometimes without applying any statistical data also you can analyze the facts. नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है सोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग. तो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने तथ्यों को जांचा, देन उसके बाद हमें क्या करना है कि हमको देखना है कि जो समाधान हमने निकाला है वो समाधान सही है या नहीं है. इसका निर्णय हमको लेना है, डिसीजन लेना है, क्योंकि जो समाधान है, जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सोल्यूशन, उसको हम आगे अपनी लाइफ में यूज करने वाले हैं. तो उसी के आधार पर हम एक निष्कर्ष बनाएंगे. तथ्यों की जांच करने के बाद सामान्यीकरण किया जाता है. इन निष्कर्षों के सत्यापन में सहायता मिलती है. तो यहाँ पर जो we are drawing the conclusions after analyzing and organizing the data. So after drawing the conclusion and
rejecting the null hypothesis or the unwanted hypothesis or the unwanted solutions of facts, we have taken into account the selected ones, and on that basis we will reach our generalization or conclusion. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन या इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट. हमने कंक्लूजन कर लिया, हमने निष्कर्ष निकाल लिया, हमने समाधान निकाल लिया. अब हम इस समाधान को अप्लाई करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो समाधान हमने निकाला है, क्या ये समाधान यूजफुल है, क्या हम इसको आगे यूज कर सकते हैं. आप ये कह सकते हैं इट इज जस्ट अ वे ऑफ टेस्टिंग द कंक्लूजन. यहाँ पर कंक्लूजन को हम टेस्ट करेंगे और अगर वो सही है तो ही हम उस कंक्लूजन को फर्दर ले जाएंगे, क्योंकि उसका एप्लीकेशन देखना, उसका क्रियान्वयन देखना बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद जब हम ये सारे क्रम कर लेते हैं, सारे स्टेप्स कर लेते हैं, सारे चरणों से हम निकल के आ जाते हैं, तो आखिरी में हम इसका लेखा जोखा बनाते हैं, इसकी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं. रिपोर्ट राइटिंग हम कागज़ में भी कर सकते हैं, फाइल में भी कर सकते हैं और हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं रिकॉर्डर में. तो इस तरह से हम निष्कर्षों का लेखा जोखा या रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. तो ये कुछ स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के. लर्नर्स, आशा है आपको ये समझ में आया होगा. नाउ वी मूव ऑन टू द मेरिट्स. इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स. सबसे पहली बात, अगर हम इसकी बात करें मेरिट्स की, तो बहुत साइंटिफिक इन नेचर है, बहुत वैज्ञानिक इसकी अप्रोच होती है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से ये आगे बढ़ता है. साइकोलॉजिकल इन नेचर है, यानी कि मनोवैज्ञानिक पक्ष पे आधारित है. और ये it helps in developing good study habits and reasoning powers. It helps to improve and apply knowledge and experiences. This method stimulates thinking of the child. It helps to develop the power of expression of the child. Learning becomes more interesting and easily assimilated as it is result of a purposeful activity. Or teacher becomes familiar with his pupils. टीचर वर्क्स विद द प्यूपिल. वो अपने बच्चों के साथ कार्य कर रहे होते हैं, तो इसलिए एक जान पहचान, एक इनफॉर्मल सा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है. इट डेवलप्स एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड जनरलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट. इट डेवलप्स ग्रुप फीलिंग व्हाइल वर्किंग टुगेदर. इट हेल्प्स टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस. हाउ टू एक्ट इन अ न्यू सिचुएशन. अगर नई परिस्थितियाँ आ जाती है, जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि कैसे हम नई परिस्थितियों में समाधान को यूज़ कर सकते हैं, तो छात्र ये भी सीखता है कि नई परिस्थितियों में कैसे समाधान का प्रयोग कर सकते हैं. तो इस विधि को बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से छात्र लेते हैं, हल करने का, समस्या को हल करने का निरंतर प्रयास करते हैं और जो उनकी क्षमता होती है कार्य करने की, उसको बढ़ाते हैं और समस्या को सुलझाने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं. उनमें ये जो पद्धति है, ये जो विधि है, इसमें उद्देश्यपूर्ण होने के कारण, अर्थपूर्ण होने के कारण करना चाहते हैं. इसमें करके सीखने का बहुत बड़ा प्रयोग है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग. इसका जो मेन आधार है इस विधि का, वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना. और इसमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, वट एवर नॉलेज इज एक्वायर्ड इज स्टेबल, इज परमानेंट, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपके मस्तिष्क में बनी रहती है. और छात्र सीखते हैं कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, तथ्यों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाता है, कैसे शोध किया जाता है. तो इट स्टिमुलेट्स थिंकिंग प्रोसेस, हमारे मस्तिष्क को उद्वेलित करता है, उत्तेजना प्रदान करता है. और हर समस्या को सॉल्व करने के लिए छात्र जो है वो पुनर्बलित रहता है, उत्साहित रहता है और मिलजुल कर कार्य करने में, बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ करने के लिए प्रेरित रहता है. उसके अंदर एक सामाजिकता की भावना डेवलप होती है और बच्चे में धैर्य, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जगता है और मिलजुल के कार्य करने की जो बताई क्षमता वो भी डेवलप होती है. तो ऐसे बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़, नैतिक जो मौलिक या मूल्य है, नैतिक मूल्य जो है वो डेवलप होते हैं. तो इस तरह से ये विधि बहुत ही छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी विधि मानी गई है. अब अगर हम बात करें कि कमियां, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ न कुछ इसमें दोष जरूर होंगे.
सबसे पहली बात, अगर टीचर ढंग से नहीं करवा पाएंगे तो ये जो विधि होती है ये टोटल फेलियर हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि शिक्षक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शिक्षक अगर सही ढंग से नहीं कर पाए, इफ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड रॉन्गली बाय द टीचर, देन इट बिकम्स अ रॉन्ग मेथड एंड समटाइम्स टीचर बिकम्स मोर डोमिनेटिंग। टीचर्स जो होते हैं हावी हो जाते हैं और बच्चों का रोल कम हो जाता है, वो भी गलत हो जाता है। कहीं ना कहीं इस विधि में समस्या का चुनाव करना भी कठिन हो जाता है, और अगर चुनाव सही ढंग से नहीं किया, इफ द प्रॉब्लम इज नॉट चोजन प्रॉपरली, देन द सोल्यूशन में बी रॉन्ग। कई बार गलत समस्या का समाधान आ जाता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बच्चे में अगर समाधान सही नहीं आता है, और कई बार कुशल योग्य शिक्षक भी फेल हो जाते हैं, उनमें उतने धैर्य नहीं होता है, और अध्यापक जो होते हैं वो इस विधि को ज़्यादा प्रयोग में लाने के पक्ष में नहीं रहते, क्योंकि इसमें समय बहुत खर्च होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, और कई बार चूँकि समस्या का समाधान नहीं निकल पाता तो डिस्करेजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, मनोबल टूटता है, बोर हो जाते हैं बच्चे, और इसलिए इस वजह से कहीं ना कहीं ये छोटे बच्चों के लिए ये उपयुक्त नहीं है विधि। और इस विधि से सारे प्रकरण तो नहीं पढ़ाए जा सकते, ऑल टॉपिक्स कैन नॉट बी कवर्ड बाय दिस मेथड। और जब हम समस्या समाधान अगर समूह क्रिया के रूप में कराते हैं, इफ इट इज कंडक्टेड इन एज अ ग्रुप एक्टिविटी, देन इट मे लीड टू इनडिसिप्लिन, क्योंकि कोई कुछ और बताएगा समाधान, कोई किसी का और तरीका होगा करने का, तो इससे क्लैश होगा, इससे इनडिसिप्लिन होगा, अनुशासन ब्रेक होगा, तो कहीं ना कहीं अनुशासित वातावरण नहीं बना रहता। इसमें प्रेरणा करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो कई बार असंतोषजनक भी हो सकते हैं, और असंतोषजनक होने के बाद जो छात्र होता है वो डीमोटिवेट हो जाता है, और उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसी दोष होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो इस विधि से बच्चों का तो छोड़िए, कई बार टीचर्स का भी मन नहीं करता है इस विधि से पढ़ाने का। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक, कौन से प्रकरण इस विधि द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं, और हर विषय में ये विधि लागू हो ऐसा नहीं है। समस्या समाधान, जहाँ पे समस्या होती है उसी को समाधान करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो लर्नर्स, आज आपको समझ में आया होगा कि समस्या समाधान विधि क्या होती है, और समस्या समाधान विधि कहीं ना कहीं हमारी जो जिज्ञासा की भावना है उसको संतुष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। और चूंकि हमारी शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है और बाल केंद्रित शिक्षा के कारण बालकों को इसमें एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये विधि बहुत ही अच्छी है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कुछ भी नया अपलोड होगा तो आपको पता चलेगा। और ऐसे ही कई मेथड जो थोड़े टेक्निकल हैं उनको मैं वीडियो के द्वारा आपको समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।